हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ हिमानी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो पहले ऑनलाइन पेपर हुए हैं सीटेट के, उनके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सीडीपी के डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको लगता है कि आपको सीडीपी के हर टॉपिक का एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में सीडीपी लिख सकते हैं ताकि मैं आगे सीडीपी के सेपरेटली टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। तो चलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं देखना। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब पियाजेस एंड विगोस्कीज व्यूज़ ऑन लैंग्वेज एंड थॉट करेक्टली। तो इसमें हमें एक करेक्ट स्टेटमेंट, एक सही स्टेटमेंट चुननी है जो पियाजे और विगोस्की के जो व्यूज़ थे लैंग्वेज और थॉट पे, जो जिस स्टेटमेंट में सही लिखे हैं ना पियाजे और विगोस्की के व्यू, हमें वो सेलेक्ट करनी है। तो पहली हमारी स्टेटमेंट है दैट अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट इमर्जेस फर्स्ट। पियाजे के हिसाब से थॉट पहले आता है एंड विगोस्की के हिसाब से लैंग्वेज का बहुत बड़ा इफेक्ट है थॉट पे। ठीक है, हाँ ये सही है, लेकिन अब आगे की स्टेटमेंट्स भी चेक कर लेते हैं कहीं से और स्टेटमेंट एक और सही तो नहीं है या और इससे एक बढ़िया स्टेटमेंट तो नहीं है कोई। अकॉर्डिंग टू विगोस्की थॉट इमर्जेस फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू पियाजे लैंग्वेज हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट। अब ये कह रहे हैं विगोस्की के हिसाब से थॉट पहले आता है और पियाजे के हिसाब से लैंग्वेज का इफेक्ट है। नहीं, ये तो गलत है क्योंकि लैंग्वेज की बात हमारी विगोस्की करते हैं। बोथ थर्ड है, बोथ व्यू थॉट एज इमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्ड लैंग्वेज। दोनों का ये मानना था पियाजे और विगोस्की की जो थॉट है वो चाइल्ड की लैंग्वेज से आता है। नहीं, ये भी गलत है। अगर हम बात करते हैं विगोस्की की, विगोस्की की थ्योरी थी सोशल कल्चर थ्योरी। तो उसके तीन मेन फैक्टर्स है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। तो विगोस्की हमारे लैंग्वेज की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं और कल्चर की बात करते हैं। तो यहाँ विगोस्की पहले पॉइंट हमारा एकदम सही है क्योंकि यहाँ पे विगोस्की ने लैंग्वेज की बात करी है। ठीक है, और पियाजे कहते हैं कि थॉट पहले आता है। ठीक है, तो हमारी स्टेटमेंट नंबर यहाँ पे 1 करेक्ट होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप 6 to 4 हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से आर्टिकल में जो हमारा राइट टू फ्री RTE राइट टू फ्री कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है? कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल 26, आर्टिकल 15, आर्टिकल 45, आर्टिकल 21A। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 21A में हमारी राइट टू फ्री कंपलसरी एजुकेशन, यानी 6 से 14 साल के बच्चों को राइट है कि उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी क्वेश्चन, a teacher asked her class to cover sharp edges of furniture with cotton and use touch and feel notice boards books, the need of which category, यहाँ पे which है, C है यहाँ पे, which category of special learner she is attempting to cater। अब यहाँ पे टीचर ने बच्चों को कहा है कि टच करके या महसूस करके, ठीक है, तुम्हें शार्प एजेस के जो शार्प एजेस होते हैं, कोने होते हैं ना नुकीले, उनको कवर करना है कॉटन से, टच और फील करके। अब टच और फील करके वो कह रही हैं, तो ये कौन सी कैटेगरी के बच्चे हैं? हियरिंग इम्पेयर्ड। हियरिंग का मतलब जो सुन नहीं पाते। सुन नहीं पाने से टच और फील का क्या मतलब? ये तो गलत है। वो तो फिर ईयर का मतलब आता ना, कि सुनने का मतलब आता। विजुअली मतलब जो देख नहीं पाते। हाँ, तो देख नहीं पाते तो वो क्या करेंगे? वो टच करके, छू कर, महसूस कर कर पता लगाएंगे ना। तो विजुअली इम्पेयर्ड इसका सही आंसर होगा। लर्निंग इम्पेयर्ड, लर्निंग मतलब लर्न करके, मतलब जिनको कुछ पढ़ने में दिक्कत है, उसमें पढ़ने में थोड़ा दिक्कत है, उनको टच और फील करने के लिए कहा गया है। सोशली डिसएडवांटेज, नहीं, सोशली डिसएडवांटेज भी यहाँ नहीं होगा। नेक्स्ट, गिफ्टेड चिल्ड्रन आर बेस्ट कैटर टू बाय एजुकेशनल प्रोग्राम। गिफ्टेड चिल्ड्रन, जो जिनकी IQ ज़्यादा होती है वो बच्चे गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन की IQ क्या होती है? 120 या 130 प्लस होती है। ठीक है, वो गिफ्टेड चिल्ड्रन है हमारे जिनकी IQ 120 प्लस होती है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट प्रोग्राम कौन सा होगा? एम्फेसाइज मास्टरी ऑफ नॉलेज बाय रिकॉल। रिकॉल यानी
पहले तुमने बोला, फिर तुमने उनसे कहा कि दोबारा तुम ये याद कर लो, एक रटवाना ही हो गया। नहीं, रटवानों से ये बेस्ट तरीका नहीं है उनको उनके साथ डील करने का, कैटर यानी उनके साथ डील करने का। मेक यूज़ ऑफ गिफ्ट एंड रिवॉर्ड्स एंड मोटिवेट टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू मिनिमम स्टैंडर्ड्स। गिफ्ट रिवॉर्ड भी एक सही तरीका नहीं होता, एक हद तक ठीक होता है कभी कभी, लेकिन हमेशा आप गिफ्ट रिवॉर्ड देके बच्चे के अंदर तो लालच आ जाता है ना, तो ये भी एक सही आंसर नहीं होगा। हमें बेस्ट आंसर चूज़ करना होता है ऑप्शन में, ठीक है। स्टिमुलेट देयर थिंकिंग एंड गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू एंगेज इन डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये सही है। उनकी थिंकिंग को बढ़ाओ, उनकी थिंकिंग को, वो उनकी IQ पहली ज़्यादा है तो उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दो जहाँ वो अपनी थिंकिंग को, अपने थॉट्स को, अपने व्यूज़ को रख सके, ठीक है। और डाइवर्स थिंकिंग में, डाइवर्स यानी हर डिफरेंट तरीक़ों से सोच सके, एक ही जगह नहीं, एक ही तरीके से नहीं, डिफरेंट तरीक़ों से सोच सके, ओके। एक होता है डाइवर्जेंट, डिफरेंट तरीके से सोचना। कन्वर्जेंट, जिसका आंसर सिर्फ एक ही तरीके से आ सकता है, एक ही उसका सोल्यूशन, एक ही चीज़ से उसका सोल्यूशन आएगा। डाइवर्जेंट बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एक चीज़ को करने के लिए, लेकिन कन्वर्जेंट सिर्फ एक ही तरीका होगा, तो हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। कंट्रोल देयर एग्रेसिव बिहेवियर, ये भी ठीक नहीं है कि हमेशा हम उन पर थोपते रहे कि तो अपना एग्रेसिव बिहेवियर कंट्रोल करो। हाँ, कंट्रोल करो, बट हमेशा किसी पे थोपना नहीं है। तो हमारा बेस्ट आंसर है कि उनकी थिंकिंग को हमें सही डायरेक्शन में यूज़ करना है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे ऐसी जहाँ वो अपनी सोच को, अपने थॉट को सही तरीके से यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, कौन से फैक्टर्स से लर्निंग अफेक्ट होती है? मोटिवेशन से, मोटिवेशन से होती है। अगर आप जिस दिन कम मोटिवेटेड फील कर रहे हो तो आपका पढ़ने का मन नहीं करता, आप उस दिन अच्छे से नहीं पढ़ पाते। मैच्योरेशन, आप अब जो जितना मैच्योर होगा वो उतना ही लर्न कर पाएगा, उतना ही सोच पाएगा, तो मैच्योरिटी भी एक फैक्टर है लर्निंग में। टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ भी है कि टीचर कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही है चैप्टर समझाने में, क्योंकि ऐसा हो सकता है टीचर एक ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही हो जिससे बच्चे को समझ ना आ रहा हो, जो बच्चे को थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही हो, तो टीचिंग स्ट्रैटेजी भी एक फैक्टर है लर्निंग में। फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ, अगर कोई फिजिकली फिट नहीं है, इमोशनली ही फिट नहीं है, अगर आप इमोशनली फिट नहीं हो, आपके अंदर बहुत सारे, कभी कभी ऐसा होता है ना खुद के अंदर ही कि आप बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह गए या कुछ भी, आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, कभी कभी बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, तो आपको उस दिन कहीं भी मन नहीं लगता, तो पढ़ाई में भी नहीं लगता। तो फिजिकल और इमोशनल हेल्थ भी पढ़ाई के लिए ज़रूरी है। तो ये चारों ऑप्शन एकदम सही है, तो हमारा आंसर होगा ABCD, चारों ही फैक्टर्स हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो उसका आंसर होगा B। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, नोइंग दैट नेव कंसेप्शंस दैट स्टूडेंट ब्रिंग टू द क्लासरूम। अब नेव कंसेप्शन क्या है? नेव कंसेप्शन होते हैं कि अभी बच्चे को इतना समझ नहीं है ना। नेव कंसेप्शन का एग्जांपल हो सकता है जब हम, अगर आप किसी कार से जा रहे होते हो या कभी कार से ड्राइव पे जा रहे होते हो या ट्रेन में होते हो, तो आप देखते हो कि आपको लगता है कि वो जो मून है वो भी, बच्चे को लगता है वो भी हमारे साथ चल रहा है, तो बच्चा कहता है ना, देखो मम्मा मून भी हमारे साथ चल रहा है, जबकि मून नहीं चल रहा, तो मून तो अपनी जगह फिक्स्ड है, बट बच्चे को लगता है नेव कंसेप्शन हुआ, मतलब अभी उसे इतनी समझ नहीं है, अभी वो इतनी अंडरस्टैंडिंग तक नहीं पहुँचा है कि उसको ये नहीं पता कि मून अपनी जगह ही है, वो हम चल रहे हैं और हमारा डिस्टेंस, अर्थ का और मून का डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, तो ऐसा हमें लगता है। बीच में जो चीज़ें आती हैं, जैसे ट्रीज़ आ रहे हैं, अगर आप जा रहे हो, उनका डिस्टेंस कम है आपसे, बट वो मून का ज़्यादा है, तो ऐसा लगता है कि वो मून मूव कर रहा है, बल्कि मून तो अपनी जगह पे ही है, चाँद तो अपनी जगह पे ही है, बट हम मूव कर रहे होते हैं ना, तो चाँद हमारे साथ मूव नहीं करो। तो नेव कंसेप्शन वो है जो बच्चे को अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है चीज़ों की। अगर वो बच्चा आपको क्लासरूम में बोले ऐसी चीज़, तो आप उससे कैसे डील करेंगे? डज नॉट सर्व एनी पर्पज टू टीचर, टीचर का कोई मतलब नहीं है उससे, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। पुल्स डाउन द टीचर मॉरल, इससे क्या होता है? टीचर का मॉरल डाउन होता है। नहीं, टीचर का मॉरल क्यों डाउन होगा इससे? हेल्प्स द टीचर टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली, हाँ ये सही है। इससे क्या होगा? आपको पता चल जाएगा कि बच्चा अभी बच्चे के माइंड में अभी ये बात है, अभी वो इस अंडरस्टैंडिंग लेवल पर है, तो हमें इसको सही करना है, इससे आगे कैसे समझाना है। तो आपको बच्चे की माइंड की स्थिति पता चलेगी कि वो कितना अभी तक जानता है, उसकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है, तो उससे आप आगे की टीचिंग अपनी प्लान कर सकते हैं। या फोर्थ, हैम्पर्स द टीचिंग प्लान को हैम्पर यानी टीचिंग प्लान में बाधा की तरह काम आता है। तो बाधा तो नहीं है, बल्कि एक
रिसोर्स है, एसेट है, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें अपनी टीचिंग किस डायरेक्शन में और प्लान करनी है। ठीक है, तो उसका आंसर सी होगा हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज करेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है इनमें से? डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यू टू कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन, हाँ, हमें इनकरेक्ट ढूंढनी है, कौन सी गलत है। इसका मतलब 3 तो सही होंगी और एक गलत होगी, तो हमें गलत वाली ढूंढनी है इसमें। कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, हाँ, डेवलपमेंट क्या है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन है, एकदम सही है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग, मेच्योरिटी और लर्निंग पे भी डिपेंड करता है डेवलपमेंट, हाँ, लर्निंग पे भी, हम जितना लर्न कर पा रहे हैं, हम कितने मेच्योर है, उससे भी हमारा डेवलपमेंट डिपेंड करेगा, उस पर भी। एवरी चाइल्ड गोज टू stages of development, yet there are wide individual differences। हर बच्चा सेम डेवलपमेंट की स्टेज से जाता है, बट फिर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लेकिन हर बच्चा अलग अलग है, हर बच्चे में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, हर बच्चा अलग अलग है, डिफरेंट है एक दूसरे, हाँ, ये भी एकदम सही है। डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर। अब डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव प्रोसेस, क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, क्वालिटेटिव क्वालिटी बताता है और जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते। ठीक है, और जो डेवलपमेंट है वो इन दोनों से मिलकर बनता है, इन दोनों से मिलकर बनता है, सिर्फ मेजरमेंट से नहीं, क्वांटिटेटिव से नहीं, ये तो फिर ग्रोथ हो गई। क्वांटिटेटिव क्या होती है? ग्रोथ, जिसको आप मेज़र कर सकते हो कि हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, लेकिन हाइट वेट के साथ जब ये भी जुड़ जाए कि आप कितने मैच्योर हो, कितना आप लर्न कर पा रहे हो, ठीक है, इनर क्वालिटीज़ भी जुड़ जाए, फिजिकल के साथ इनर क्वालिटीज़ भी जुड़ जाए ना, क्वालिटीज़ भी जुड़ जाए, इनर क्वालिटीज़, सिर्फ फिजिकली मेजर नहीं करना, वो तो सिर्फ फिजिकली मेजर हो गया, वेट हाइट, ये तो ग्रोथ हो गई आपकी। जब आपकी इनर ग्रोथ भी साथ में आ जाए कि आप कितने मैच्योर हो, आप कितना समझ पा रहे हो, ठीक है, तो वो होता है डेवलपमेंट। तो हमारी यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, तो हमारा सही आंसर ये वाला होगा, डी ऑप्शन, ये हमारी इनकरेक्ट है, तो ये सही है क्योंकि डेवलपमेंट क्वालिटी। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर एट प्राइमरी लेवल। एक प्राइमरी लेवल पे टीचर की कौन सी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है? पहली, कॉम्पिटेंस इन मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब बहुत अच्छी होनी चाहिए मेथड्स में, सारे मेथड्स आने चाहिए टीचिंग के और सारे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वालिटी होनी चाहिए, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है। कॉम्पिटेंस टू टीच इन हाईली स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज, बस हाईली स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज में पढ़ाओ, मतलब आप छोटे लेवल से हाईली स्टैंडर्डाइज मतलब इंग्लिश में बहुत हाई, मान लो हाई इंग्लिश में बोलने लग जाओ, चाहे बच्चों को समझ आए ना आए, तो ये तो एकदम गलत हो गया ना कि हाई स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज में पढ़ाओ। ये भी तो देखना कि बच्चे क्या समझ पा रहे हैं अभी, ठीक है। ईगरनेस टू टीच, बहुत जल्दी है, बहुत ईगर है, बहुत जल्दी है पढ़ाने की, ये भी ठीक नहीं है कि बस पढ़ाने की ही जल्दी है, आप ये भी नहीं, पढ़ाने की जल्दी है आपको, बस ये भी नहीं देख रहे कि बच्चा किस लेवल पे है, अभी उसको क्या, उसकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, तो ये भी एक सही ऑप्शन नहीं है। पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस, पेशेंस यानी पेशेंस होना, टीचर एक पेशेंट होनी चाहिए कि हर डिफरेंट टाइप के बच्चे क्लासरूम में होते हैं, तो उसके साथ डील करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस चाहिए टीचर को, एंड प्रिजर्वेंस यानी कंटिन्यूस एफर्ट करना चाहिए उसको हर बच्चे को समझाने का, तो ये एक सही ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन हमारा डी है, पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच वुड बी द बेस्ट थीम टू स्टार्ट विद इन अ नर्सरी क्लास। एक नर्सरी क्लास के लिए स्टार्ट करने के लिए कौन सी हमारी बेस्ट थीम होगी? माई बेस्ट फ्रेंड, माई नेबरहुड, माई फैमिली, माई स्कूल। तो एक नर्सरी क्लास का बच्चा अभी वो नर्सरी क्लास में आया है, तो सबसे ज़्यादा किससे जुड़ा होता है? अपनी फैमिली से जुड़ा होता है, उस सबसे ज़्यादा उसको सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में पता होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड वो अपनी फैमिली के साथ करता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट थीम क्या है? फैमिली, ठीक है, तो माई फैमिली उसका सही आंसर होगा, बेस्ट थीम है उसका माई फैमिली, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चा भी अपनी फैमिली को ही जानता है, अपनी फैमिली से ही जुड़ा है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए CDP के हर टॉपिक तो आप कमेंट सेक्शन में CDP ज़रूर टाइप करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।